हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ अंकुर भारद्वाज और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जो हमें कवर करना है वो रहेगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो देखिए लर्नर्स, राइट नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सबसे पहले मैं इसको ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम कैसे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। उसके उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे और स्टेजेस के बारे में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की होती हैं। फिर सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और इन सारी स्टेजेस की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या थी और पियाजे थ्योरी को कैसे क्रिटिसाइज किया था, ये हम आज पढ़ेंगे। सो राइट नाउ आई एम बिगिनिंग द क्लास। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय अंकुर सर। देखिए लर्नर, सबसे पहली चीज जानने वाली लायक ये है कि ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो सभी को पता है कि क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्वेश्चन पक्का बनते हैं एग्जाम्स में। उसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों से कि जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है हमारा आज का टॉपिक, इसके जैसे इससे पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, आप वहाँ से भी दे सकते हैं एज अ रेफरेंस, बट उनमें इतना इलाबोरेशन में नहीं होगा जितना आज मैं क्लास में बताऊँ। इसके अलावा एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की काफ़ी पार्ट इसमें से इंक्लूड है, बट इसके अलावा भी कुछ और भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से एसोसिएटेड जो कंटेंट है वो मैं बाद में अपलोड करूँगा। जैसे ब्रूनर के बारे में उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में क्या बताया था, वो मैं दूसरी वीडियोज़ में, नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मोस्टली पार्ट इस वीडियो में कवर हो जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो अदर वीडियोज़ में कवर हो जाएगा। सो राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग द क्लास कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय अंकुर सर। देखिए लर्नर्स, सबसे पहली चीज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास। ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इसको एक बार। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और इस किसने दिया था ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट? जीन पियाजे ने। ये मैंने लिख दिया, संज्ञानात्मक विकास। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये पियाजे ने दिया था, जीन पियाजे ने। जीन पियाजे कौन थे? एक स्विस कॉग्निटिव थ्योरिस्ट थे, हमारे एक स्विस कॉग्निटिव थ्योरिस्ट थे। ही इज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, और उनको ये माना जाता है कि वो एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है कि लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, कि जो अधिगम होता है वो बनाया जाता है किसके द्वारा? लर्नर के द्वारा। एंड ऑल द नॉलेज डिपेंड्स ऑन द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ द लर्नर, और जितनी भी ज्ञान होता है संज्ञानात्मक विकास का, वो लर्नर पे ही निर्भर करता है, डिपेंडेंट होता है। अकॉर्डिंग टू हुम चिल्ड्रन आर एक्टिव लर्नर्स। तो जीन पियाजे के हिसाब से उन्होंने क्या बताया? बच्चे क्या है? एक्टिव लर्नर है, एंड दे एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज ऑन देयर ओन बाय डूइंग एक्टिविटीज इन द एनवायरनमेंट। और उन्होंने इसके बारे में ये भी बताया कि वो अपनी नॉलेज को स्वयं बनाते हैं अपने पर्यावरण में, अपने एनवायरनमेंट में। ही सेड चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि जीन पियाजे ने बच्चों को क्या डिस्क्राइब किया है? उन्होंने बच्चों को कहा है लिटिल साइंटिस्ट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लिटिल साइंटिस्ट। जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं लिख दूंगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है ये, कि बच्चों को जीन पियाजे ने क्या कहा है? लिटिल साइंटिस्ट। He viewed cognitive development as the outcome of brain and nervous system development. उन्होंने बताया कि ये जो cognitive development होता है ना, ये किसका आउटकम होता है? ब्रेन का आउटकम होता है, एंड नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट का आउटकम होता है, एज वेल एज एक्सपीरियंस, जो भी अनुभव होते हैं, दैट इनेबल द इंडिविजुअल्स अडेप्ट टू हिज और हर एनवायरनमेंट, और जिसके कारण जो इंडिविजुअल अडेप्ट करता है अपने एनवायरनमेंट से। द स्टेजेस आर नॉट कॉन्टिन्यूस अकॉर्डिंग टू पियाजे। अब पियाजे ने ये भी बताया कि ये जो स्टेजेस होती है ना, ये कॉन्टिन्यूस में नहीं होती पियाजे के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू हुम चिल्ड्रन कैन थिंक एज एडल्ट इन द सेम अमाउंट। अब पियाजे ने एक बात और नहीं बताई, क्या? कि बच्चे जो सोचने का जो बच्चों का लेवल होता है वो सेम होता है एडल्ट से, बट काइंड ऑफ थिंकिंग इज डिफरेंट। लेकिन जो प्रकार होता है सोचने का वो अलग होता है। ये बात काफी डीप अंडरस्टैंडिंग की है। देखिए उन्होंने ये बताया कि बच्चे सोच तो सकते हैं सेम अमाउंट में, लेकिन प्रकार अलग होता है बच्चों का एडल्ट के कंपैरिजन में, तुलना में। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड कैन हैव 1000 थॉट्स एज एन एडल्ट। इसमें यह बताया गया कि बच्चे जो है ना 1000 प्रकार के थॉट्स को सोच सकते हैं एज एन एडल्ट, जैसे एक एडल्ट सोच सकता है। हाउएवर द काइंड ऑफ थॉट्स विल बी डिफरेंट। लेकिन वही बात, जो प्रकार होते हैं वो अलग होते हैं।
जैसे किसी बच्चे ने सोचा किसी टूटे हुए खिलौने के बारे में, while an adult can think of break। कितना बढ़िया एग्जांपल है, देखिए इसने बताया पियाजे ने कि जैसे बच्चे सोच सकते तो हैं, उन्होंने एक सोचा कि टूटे हुए खिलौने के बारे में, और एडल्ट ने किसके बारे में सोचा कि खिलौने को तोड़ने के बारे में। ब्रोकन टॉय के बारे में सोचा चाइल्ड ने, और ब्रेकिंग अप द टॉय के बारे में सोचा एडल्ट ने। सो क्वांटिटी ऑफ थॉट्स ऑफ चिल्ड्रन इज सेम एज एडल्ट्स। तो जो क्वांटिटी मतलब मात्रा होती है बच्चों की सोचने की, वो एडल्ट के बराबर होती है, एंड क्वालिटी ऑफ थॉट इज डिफरेंट। लेकिन जो उनकी क्वालिटी गुण होते हैं थॉट्स के, विचारों के, वो डिफर करता है, वो अलग अलग होते हैं। ये बात समझने लायक है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये सारा जो चैप्टर आज का जो हमारा ये कंटेंट रहेगा, ये आपको समझने पे ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि प्याजे से आपके क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस पे ज़्यादा आते हैं। कंटेंट होगा और एक्यूरेट होगा, बट अंडरस्टैंडिंग पार्ट ज़्यादा होना चाहिए। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को आराम आराम से कराऊंगा, टाइम लेके। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्याजे स्टेजेस। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे प्याजे की स्टेज के? फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेजेस गिवन बाय प्याजे। दी स्टेजेस प्रोवाइड अ जनरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ये जो स्टेजेस हैं, ये हमें प्रोवाइड करती है जनरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की, इन विच ऑल एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निशन मेड एन इंटीग्रेटेड मैनर फॉलोइंग अ सिमिलर कोर्स। द स्टेजेस आर इनवेरिएंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टेजेस के। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है लर्नर्स? वेरी मतलब जो चेंजेस हो जाते हैं, इनवेरिएंट मतलब जो बदलाव नहीं होते, स्टैटिक रहते हैं। एक तरीके से ये कंसीडर कर सकते हो आप। इनवेरिएंट मतलब जिसमें जल्दी से बदलाव ना आए, बदलाव ना आए। दे ऑलवेज अकर इन फिक्स्ड ऑर्डर। उनका एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम में, एक ऑर्डर में एग्जिस्ट करते हैं। एंड नो स्टेजेस कैन बी स्किप्ड। और कोई भी स्टेजेस को स्किप नहीं किया जा सकता। द स्टेजेस आर यूनिवर्सल। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी, जो स्टेजेस होती हैं यूनिवर्सल होती है। ऐसा नहीं होता कि दिल्ली में कुछ और होगा, यूएसए में कुछ और होगा, और चंडीगढ़ में कुछ और होगा। ये अलग अलग जगह नहीं, ऐसा नहीं होता कि हर जगह पे ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल होंगे। दे आर एज्यूम टू कैरेक्टराइज चिल्ड्रन एवरीवेयर। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। की कॉन्सेप्ट ऑफ पियाजे थ्योरी। पियाजे थ्योरी के क्या कॉन्सेप्ट थे? पियाजे गेव अ फ्यू टर्म्स टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन। पियाजे ने कुछ अपनी टर्म्स थी कॉग्निशन, संज्ञानात्मक विकास को समझाने के लिए। दीज आर स्कीमा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज क्या है? स्कीमा। दूसरी चीज एडेप्टेशन। तीसरी चीज एजिमुलेशन। चौथी चीज एकोमोडेशन। और पांचवी चीज इक्विलिब्रेशन। आया समझ में? पहली चीज क्या बताई उन्होंने? स्कीमा के बारे में। दूसरी चीज एडेप्टेशन के बारे में। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। और तीसरी एजिमुलेशन, फोर्थ एकोमोडेशन, और फिफ्थ इक्विलिब्रेशन। ये कैपेजे स्टेजेस की बेसिक, अब इनको डिस्क्राइब करेंगे एक स्टेप बाय स्टेप। स्कीमा को क्या बताया पियाजे ने? अकॉर्डिंग टू पियाजे ऑल लर्निंग एंड नॉलेज आर बेस्ड ऑन द बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर। अब पियाजे के अनुसार जितनी भी लर्निंग और नॉलेज होती है, वो बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट होती है। मतलब जितना भी अधिगम और ज्ञान होता है, वो सारा बेसिक मानसिक स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होता है। जेनेटिकली इनहेरिटेड, जो कि जेनेटिकली इनहेरिटेड होती हैं। एंड इवोल्व। इवोल्व का मतलब टाइम टू टाइम मॉडिफाई करना। चिल्ड्रन आर बोर्न विद, जिससे बच्चे बोर्न करते हैं। स्कीमा इज रेफर टू एज पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और स्कीमा को उन्होंने बताया ये एक पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब सूचनाओं का एक पॉकेट्स है। एंड और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर, या बिल्डिंग ब्लॉक्स भी होते हैं एक तरीके से हमारे इंटेलिजेंट बिहेवियर के। अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज, एक तरीके से ज्ञान को संगठित करना। स्कीमाज आर कैटेगराइज ऑफ नॉलेज। कैटेगरीज ऑफ नॉलेज, स्कीमा को उन्होंने बताया कि ये एक टाइप की कैटेगरी है नॉलेज की, ज्ञान की, दैट हेल्प्स टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, जिसके कारण हम संसार को समझ पाते हैं और उसका आकलन कर पाते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अडेप्टेशन के बारे में बढ़ते हैं। स्कीमा तो ये हमारा डिफाइन कर दिया उन्होंने। तो बेसिकली उन्होंने स्कीमा के बारे में क्या बताया, जनरल व्यू बता देता हूँ। स्कीमा को उन्होंने पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का एक पॉकेट बताया, जो, या ये भी बताया कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे इंटेलिजेंट बिहेवियर के। ये आ गया स्कीमा में। फिर आते हैं अडेप्टेशन। सेकंड थिंग, अडेप्टेशन। चिल्ड्रन डेवलप देयर स्कीमा एंड कॉन्टिन्यूसली अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। बच्चे स्कीमा को डेवलप करते हैं,
चिल्ड्रन डेवलप देयर स्कीमा एंड कॉन्टिन्यूसली अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, और उस एनवायरनमेंट को वो अडेप्ट करते हैं। पियाजे सो अडेप्टेशन एज अ फंडामेंटली बायोलॉजिकल प्रोसेस, पियाजे ने इसको ये बताया अडेप्टेशन को कि ये एक फंडामेंटली बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब इसके बिना बायोलॉजिकल प्रोसेस में एक फंडामेंटल रोल की रोल प्ले करती है। ऑल लिविंग थिंग्स अडेप्ट, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो अडेप्ट करते हैं इवन विदाउट अ नर्वस सिस्टम, जब या उनमें कई बार होता है कि नर्वस सिस्टम के बिना भी, और ब्रेन जब उनमें मस्तिष्क भी नहीं होता। ह्यूमन बींग्स अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, और ह्यूमन बींग्स अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं, एंड देयर थिंकिंग ऑल्सो अडेप्ट टू द चेंजेस दे एक्सपीरियंस, और अपने चेंजेस के हिसाब से भी अडेप्ट करते हैं। दोबारा बता देता हूँ, देखिए, ह्यूमन बींग अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, जो ह्यूमन बींग्स अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करते हैं और अपनी थिंकिंग को भी अडेप्ट करते हैं, और जो भी उसमें बदलाव आते हैं सराउंडिंग में उसके हिसाब से भी अपने अंदर अडेप्ट कर लेते हैं। दीज चेंजेस लेड टू चेंजेस इन मेंटल स्कीमास, अब इन बदलावों के कारण क्या आता है, मेंटल स्कीमा में चेंजेस आ जाते हैं। टू बेसिक प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन इट, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एडेप्टेशन को एक बार दोबारा बता दूंगा आप लोगों को कि इसमें यह बताया गया कि चिल्ड्रन अपना स्कीमा को डेवलप करते हैं अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, और ये बताया कि इसमें जो ह्यूमन बींग्स होते हैं यानी होमो सैपियंस होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करते हैं अपनी थिंकिंग को, अपने सोच को, अपनी थिंकिंग को, अपने चिंतन को, एंड अडेप्ट टू द चेंजेस दे एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस अपने अनुभव के हिसाब से भी वो अडेप्ट करते हैं। उसके बाद जो सबसे प्रोमिनेंट चीज है इसमें, ये अडेप्टेशन के बारे में इन्होंने ये बताया कि ये जो अडेप्टेशन होता है हमारा, ये अडेप्टेशन, इसको इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली चीज एसिमिलेशन, और दूसरी चीज एकोमोडेशन। इन दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया, एसिमिलेशन पहली, एकोमोडेशन दूसरी। उम्मीद समझ में आ गया। अब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को अलग अलग से पढ़ते हैं। देखिए लर्नर, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन का मैंने बिल्कुल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से, बिल्कुल कहते हैं कि पिक्चर की मदद से, अपनी पहली वीडियो में जो पियाजे की वीडियो में है वो आप देख सकते हैं। वीडियोस में जो सेक्शन में जाने के बाद जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से मैंने पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, अगर ऐसे आपको अच्छा नहीं पसंद आता है, जैसे कई बार होता है कि पिक्चर्स की मदद से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं इस पोर्शन को, लेकिन यहाँ पे भी मैं डिफाइन करूंगा अच्छे तरीके से। देखिए कैसे एसिमिलेशन को उन्होंने क्या बताया, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू आवर प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज एसिमिलेशन, मतलब कोई नई इंफॉर्मेशन, नई सूचना को अपने प्रीवियस स्कीमा में लाना इज नोन एज एसिमिलेशन। जैसे इसका एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था कि किसी बच्चे को उसके फादर ने बताया कि एक कैट होता है, जैसे कैट होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, जो कैट के 4 लेग्स होते हैं, 2 ईयर्स होते हैं, तो बच्चे के मन में एक स्कीमा बन गया। तो जब उसने कोई डॉग देखा और उसने रिजेंबल किया कि ये भी कैट की तरह है, तो उसको एक नई इंफॉर्मेशन मिली और उसने उस स्कीमा में डालने की कोशिश की, तो वो हुआ एसिमिलेशन। फिर आता है एकोमोडेशन। क्या होता है एकोमोडेशन? इन्वॉल्व्स ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास और आइडियाज एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन और न्यू एक्सपीरियंस। न्यू स्कीमा में ऑल्सो बी डेवलप ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। लेकिन फिर एकोमोडेशन में क्या हुआ कि एग्जिस्टिंग स्कीमा में इन्वॉल्व करना किसको, नए आइडियाज को, एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू एक्सपीरियंस, और किसके कारण, जो नए अनुभव आए हैं। न्यू स्कीमा में ऑल्सो भी डेवलप ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इसके कारण कई बार नए स्कीमा भी डेवलप हो जाते हैं। ये आया हमारा एकोमोडेशन में। फिर लास्ट चीज आती है इक्विलिब्रेशन। पियाजे बिलीव दैट चिल्ड्रन ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन व्हिच इज अचीव्ड थ्रू अ मैकेनिज्म पियाजे कॉल्ड इक्विलिब्रेशन। तो पियाजे ने इसमें यह बताया कि बच्चे एक तरीके से अपना संतुलन डेवलप करते हैं किस किस के बीच में, एसिमिलेशन के और अकोमोडेशन के बीच में, व्हिच इज अचीव्ड थ्रू अ मैकेनिज्म पियाजे कॉल्ड इक्विलिब्रेशन, जिसको पियाजे ने नाम दिया इक्विलिब्रेशन। The process of adaptation led to children to better and more sophisticated knowledge of his experience। और इसके कारण, adaptation के कारण बच्चों में एक sophisticated knowledge आ जाती है अपने experience के प्रति। All these processes are influenced by child experience and actively social interaction and biological process of becoming mature। और ये सारी प्रक्रिया किस में आती है, मैच्योरेशन में, जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होने लग जाता है उनमें इस एक्सपीरियंस के कारण और इन प्रोसेस के कारण बदलाव आ जाते हैं। देखिए लर्नर्स, दोबारा बता देता हूँ, क्विक ओवरव्यू बता देता हूँ एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन का। जो नई इंफॉर्मेशन होगी वो स्कीमा में डालेंगे,
उसको कहेंगे एजिमुलेशन। और उसके कारण जो बदलाव आ जाएंगे पुरानी नई इंफॉर्मेशन को डालने से पुरानी इंफॉर्मेशन में, उसको कहेंगे अकोमोडेशन। इक्विलिब्रेशन एक तरीके का संतुलन होता है, बैलेंस होता है, जिसमें बच्चे अपने एजिमुलेशन और रिकमेंडेशन के बीच में बैलेंस करते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इक्विलिब्रेशन। आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ये इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग भी है। फिर आता है पियाजे स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। इसको मैं पहले ही बता देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे बनेगा कि एज रेंजेस पूछ लेगा। सेंसरी मोटर पहली चीज, प्री ऑपरेशनल सेकंड स्टेज, तीसरी स्टेज कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन फोर्थ स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या क्वेश्चन बनेगा कि ये स्टेज कब से कब तक होती है? 0 से 2 ईयर्स, मतलब 0 से 2 ईयर्स ओल्ड, फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स। प्री ऑपरेशनल 2 to 7 ईयर्स, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर्स एंड फॉर्मल ऑपरेशन 11 ईयर्स और ओल्ड, मतलब 11 साल से बड़ी उम्र तक। क्या होता है इन स्टेजेस में, व्हाट हैपेंस एट दिस स्टेज? तो पहली चीज क्या होगी? कोऑर्डिनेशन। सेंसरी मोटर में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस विद मोटर रिस्पॉन्सेस। कोऑर्डिनेशन होगा सेंसेस का मोटर रिस्पॉन्सेस के साथ। सेंसरी क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड, एक तरीके से क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा होती है संसार के प्रति। लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर डिमांड्स एंड कैटलॉगिंग, और भाषा का डिमांड होता है कैटलॉगिंग के प्रति। ऑब्जेक्ट परमानेंस इज डेवलप्ड। ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में मैं बता दूं आपको, इसमें क्या होता है कि कई बार ये होता है कि बच्चों में, एडल्ट्स में तो होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, लेकिन बच्चों में नहीं होती। क्यों नहीं होती? जैसे कोई बॉल, गेंद को फेंक दिया किसके नीचे? टेबल के नीचे से, और बच्चे को लगा कि वो बॉल उसके सामने से, जैसे आउट ऑफ साइट बिकम्स आउट ऑफ माइंड, कि अगर साइट से बाहर निकल गई तो माइंड से भी बाहर निकल गई। लेकिन वो देखता है कि उसमें ये होता है कि जो चीज़ उसके सामने बस वही एग्जिस्ट करती है, लेकिन ऐसा आपको पता है कि ऐसा जरूरी नहीं है। एडल्ट्स में तो ये कैपेबिलिटी होती है, लेकिन बच्चों में कैपेबिलिटी नहीं होती। उनके हिसाब से जो चीज़ उनके सामने है वही चीज़ एग्जिस्ट करती है। दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब कोई ऑब्जेक्ट परमानेंट उसके सामने है। आया समझ में? ये हुआ सेंसरी मोटर स्टेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में सिंबॉलिक थिंकिंग। पहली चीज आती है सिंबॉलिक थिंकिंग, यूज ऑफ प्रॉपर सिंटैक्स एंड ग्रामर टू एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट। सिंटैक्स का स्ट्रक्चर, सिंटैक्स यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर का कॉन्सेप्ट को समझना, ये आते हैं हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इमेजिनेशन एंड इंट्यूशन आर स्ट्रॉन्ग। इस स्टेज में हमारे इमेजिनेशन, जो भी हमारी इमेजिनेशन होती है, इंट्यूशन, ये डेवलप हो जाते हैं। बट कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट थॉट आर स्टिल डिफिकल्ट। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट थॉट है वो मुश्किल होती है स्टेज में। कंजर्वेशन इज डेवलप्ड। कंजर्वेशन इस स्टेज में डेवलप हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बेसिकली क्या होता है कि कंजर्वेशन डेवलप हो जाता है, और प्री ऑपरेशनल में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की तरफ। कॉन्सेप्ट अटैच टू कंक्रीट सिचुएशन। कॉन्सेप्ट अटैच्ड होते हैं हमारे कंक्रीट सिचुएशन में। टाइम, स्पेस एंड क्वांटिटी आर अंडरस्टूड। समय, स्थान और मात्रा, ये तीनों चीजें समझ ही जाती हैं एंड कैन बी अप्लाइड, उनको अप्लाई भी किया जा सकता है, बट नॉट एज इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे कि इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट की तरह। फिर आता फॉर्मल स्टेज में क्या होता है? थ्योरेटिकल, हाइपोथेटिकल और काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग आ जाती है। किसमें? फॉर्मल ऑपरेशन में। कौन कौन सी? थ्योरेटिकल, हाइपोथेटिकल एंड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग आ जाती है स्टेज में। स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग बिकम्स पॉसिबल। कॉन्सेप्ट लर्न इन वन कॉन्टेक्स्ट कैन बी अप्लाइड टू अनदर। इसमें बेसिकली ये होता है कि वन कॉन्सेप्ट जो अप्लाई किया गया है उसको, सॉरी, वन कॉन्सेप्ट जो लर्न किया गया है उसको एप्लीकेशन आ जाती है हमारी स्टेज किसमें? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो ये आ गया होगा समझ में आपको, उम्मीद है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में दोबारा बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन कैसे बनेंगे? एज से बनेंगे, कि एज रेंज कितनी होती है किस स्टेज की। याद करने के तौर पे एक ट्रिक है, एज रेंज सेंसरी मोटर में 2 का गैप है, प्री ऑपरेशनल में 5 का गैप है, कंक्रीट ऑपरेशनल में 4 का गैप है, और फॉर्मल ऑपरेशन तो 11 साल के प्लस होती है। समझाने के तरीके से बता रहा हूँ, अगर आपको याद ना हो तो। देखिए कैसे गैप है, 0 से 2 2 ईयर का गैप, 2 से 7 5 ईयर का गैप, 7 से 11 4 ईयर का गैप, और 11 प्लस तो करना ही है आपको याद। तो ये एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक भी बता दी याद करने के तौर पर। और बाकी इन स्टेजेस की जैसे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कैसे होता है, सेंसरी मोटर में होता है, और
कंजर्वेशन कौन सी स्टेज में होता है? प्री ऑपरेशनल में। इंडिपेंडेंस कौन सी स्टेज में आ जाता है? कॉन्सेप्ट कंक्रीट में। और फिफ्थ स्टेज में आती है हमारी एक कॉन्सेप्ट को याद करना दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ अप्लाई करके साथ, मतलब पहले कॉन्सेप्ट को याद करना, फिर उसको लर्न करना, अधिगम करना, और फिर उसको अप्लाई करना। और बेसिकली इसमें ये भी आता है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी स्टेज में डेवलप होता है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कौन सी स्टेज में आता है? ये आता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको ये सारे कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है? बर्थ टू 2 years, ये मैंने पहले भी बता दिया, 0 से 2 years, फ्रॉम बर्थ टू 2 years। इन्फेंट्स आते हैं इसमें और टोडलर्स आते हैं, शिशु आते हैं एक तरीके से। द चिल्ड्रन मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस, मतलब बच्चे अपने सेंसेस के थ्रू वर्ल्ड से एक्सप्लोर करते हैं। कैसे कैसे? इनके द्वारा, टचिंग के द्वारा, टेस्टिंग, लिसनिंग, सीइंग एंड सेंसिंग। The circular reaction provides a special means of adapting their first schema. The reaction is circular, और जो ये रिएक्शन होता है ये सर्कुलर होता है, बिकॉज एज द इन्फेंट ट्राइज टू रिपीट द इवेंट अगेन एंड अगेन। इस प्रकार कुछ। पहली स्टेज आती है सेंसरी मोटर स्टेज में, सब स्टेज 1, जिसको हम 0 से 1 मंथ कहते हैं। अभी क्या किया, सेंसरी मोटर स्टेज को भी इन्होंने फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया समझाने के लिए। सेंसरी मोटर स्टेज को पहले पार्ट में कैसे डिवाइड किया? सब स्टेज 1 में 0 से 1 मंथ होता है। इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? रिफ्लेक्सिव स्कीम्स आ जाते हैं हमारे। रिपीटिंग चांस बिहेवियर। सब स्टेज 2 आती है 1 to 4 months। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, सिंपल मोटर हैबिट्स सेंटर्ड अराउंड द इन्फेंट्स ओन बॉडी, लिमिटेड एंटिसिपेशन ऑफ इवेंट्स। बेसिकली ये बताया गया कि इस मोटर हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं बच्चे के ओन बॉडी की तरफ। लिमिटेड एंटिसिपेशन ऑफ इवेंट होता है किसमें? सब स्टेज 2 में। देखिए लर्नर्स, अगर आपको डीप में पढ़ना है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी other exams, then you have to study about this in deep. However, if you are preparing for basic exams like CTET and DSSB, then you have to go through a quick overview of these concepts. सब स्टेज 3 आती है 4 to 8 months, जैसे कि 4 से 8 साल की उम्र में, महीने में। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन कहते हैं इसको। एक्शन एम्ड एट रिपीटिंग इंटरेस्ट इफेक्ट्स इन द सराउंडिंग वर्ल्ड। ऐसे एक्शन जिनमें रिपीटेड इंटरेस्टिंग इफेक्ट होता है वो सराउंडिंग वर्ल्ड के साथ। देखिए ऐसे एक्शन जिनका मेन पर्पस क्या होता है? रिपीट करना इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स इन द सराउंडिंग वर्ल्ड, अपने पर्यावरण की तरफ, वो आते हैं हमारे सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में। इमिटेशन ऑफ फेमिलियर बिहेवियर, और सेम बिहेवियर को कॉपी करना, ये आता किसमें? इसी स्टेज में, सब स्टेज 3 में। और फिर आता सब स्टेज 4। सब स्टेज 4 आता है हमारा 8 to 18 months, 8 to 18 months, 12 months, सॉरी, गिव मी सेकंड, ये मेरा पेन कहाँ है, ये रिटस। सब स्टेज 4 आता है 8 to 12 months, 8 to 12 months, here it is, yes। सब स्टेज 4 आता है 8 to 12 months, 8 to 12 months, here it is। थोड़ा सा पेन का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इसको, गिव मी टाइम। Yeah, here it is, 8 to 12 months। सब स्टेज 4 आता है 8 to 12 months। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, इसमें कोऑर्डिनेशन हो जाता है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन का। कंबाइन स्कीम्स इनटू न्यू स्कीम्स को न्यू के साथ कंबाइन करते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स एक्शन सीक्वेंसेस, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है। और ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये वाला बात। फिर सब स्टेज 5 आती है 12 to 18 months। टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन आ जाते हैं इसमें। एक्सप्लोरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट बाय एक्टिंग ऑन देम नोवल वेज, इमिटेशन ऑफ नोवल बिहेवियर, एबिलिटी टू सर्च इन सेवरल लोकेशन फॉर हिडन ऑब्जेक्ट। ये वही चीज एक्सप्लेन की है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर हाइड किया गया, खो गया है, तो उसको एक तरीके से एक्सप्लोर करना नोवल वेज में, ये आ जाती है हमारी इस स्टेज में, सब स्टेज 5 में, जो कि 12 to 18 months में एग्जिस्ट करती है। फिर आती है सब स्टेज 6, 18 months से 2 years की तरफ। मेंटल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है स्टेज में। कैरेक्टरिस्टिक डिफर्ड इमिटेशन, डिफर्ड इमिटेशन क्या होता है? एबिलिटी होती है कि उन चीजों को याद रखना और कॉपी करना, ऐसे बिहेवियर को जो उनके सामने प्रेजेंट नहीं है, उसको कहते हैं डिफर्ड, डिफर्ड इमिटेशन। The ability to remember and copy the behavior of models who are not present, ये हमारा deferred imitation का मतलब हो गया।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अभी। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ मेक बिलीव प्ले, चिल्ड्रन एक्ट आउट एवरीडे एंड इमेजिनरी एक्टिविटीज। बच्चे इसमें एक तरीके से एवरीडे एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं और इमेजिनरी एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करते हैं। किसमें? इसी स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में। आगे नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज, वही टाइम पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट, 2 to 7 ईयर्स। क्या होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स? पहली चीज आती है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि प्री कंसेप्चुअल स्टेज भी कहते हैं जिसको। अर्ली चाइल्डहुड को क्या कहते हैं? प्री कंसेप्चुअल स्टेज भी कहते हैं। 2 से 4 साल तक की उम्र तक होता है। एमरजेंस ऑफ सिंबॉलिक फंक्शन, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। साइंक्रेटिक एंड ट्रांसड्यूसिव रीजनिंग। तो क्वेश्चन आ जाता है ट्रांसडक्टिव, ट्रांसड्यूसिव नहीं है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग है। कौन सी स्टेज में आता है? तो प्री ऑपरेशन में। अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, नोटिस ट्रांसफॉर्मेशन, रिवर्स थिंकिंग एंड अंडरस्टैंड मेनी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये सभी आते हैं हमारे प्री ऑपरेशनल स्टेज में। फिर आता है एनिमिज्म। एनिमिज्म तो सबको ही पता है, मैं इससे ख्याल था कि बच्चे को एक क्वालिटी होती है कि जैसे बच्चा इस जमीन पर गिर गया, किसी फर्श पे गिर गया, वो सोचता है कि उसने फर्श ने उसको चोट पहुंचाई, तो उसको लगता है कि ये एनिमिज्म की तरह, मतलब किसी लिविंग थिंग की तरह एक्ट कर रहा है। इस प्रोसेस को, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एनिमिज्म, कि कोई नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग थिंग कंसिडर कर। ये बच्चों में होती है। फिर आती है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब द टेंडेंसी टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, केंद्रित करना। सेंट्रेशन मतलब केंद्रित होना एक तरीके से, मतलब किसी एक प्रोसेस के प्रति एक टेंडेंसी टू फोकस वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, मतलब एक तरीके से बोला जाए तो किसी एक पहलू के प्रति ज़्यादा फोकस होना। एक्टिवली एंगेज टू मेक पीपल प्ले। फिर ये आता है हमारे, बाकी चीज़ें इसमें भी आती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं लर्नर्स, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन और कंजर्वेशन। फिर आते हैं हमारी क्लासिफिकेशन और कंजर्वेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन able to do the classification of the object based on one feature। इसमें ये बताया गया है कंक्रीट, सॉरी इससे पहले आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये थोड़ा सा बीच में स्पेस नहीं है मेरे ख्याल से डायरेक्ट, इसलिए यहाँ से कंटिन्यू। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है? 7 to 11 ईयर्स की एज में होता है, 7 से 11 साल की उम्र में होता है। इसके दो प्रोसेस होते हैं, एक तो कंजर्वेशन और दूसरा होता है क्लासिफिकेशन। कंजर्वेशन में क्या होता है? जैसे बच्चों को कॉन्सेप्ट होता है कि 4+2, 4+2, आज ज़्यादा ही दिक्कत कर रहा था, 4+2 इज इक्वल टू 6। ये सबको पता मैथमेटिक्स में कि 4 जमा 2, 4+2 कितना होता है? 4+2 होता है 6 के इक्वलेंट। तो 4+2 6 के इक्वलेंट तो हो गया, लेकिन ये तो हुआ पॉजिटिव में, एडिशन में। लेकिन बच्चे कई बार इसका उल्टा नहीं कर पाते कि 2+4 या 6-2, तो उनकी ये कैपेबिलिटी डेवलप नहीं होती, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कि कंजर्वेशन उनमें डेवलप नहीं है। फिर आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब एक तरीके से क्लासिफाई करना चीज़ों को। एबल टू डू क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन वन फीचर, मतलब कैटेगराइज करना ऑब्जेक्ट्स को एक फीचर के अनुसार। फिर आता है सीरिएशन। एस स्टैंड फॉर सीरिएशन। सीरिएशन में क्या होता है अभी बता देता हूँ आप लोगों को। सीरिएशन में हमारा बेसिकली क्या होता है, here it is, the ability to order items along a quantitative dimension such as length और weight। जैसे लंबाई और वेट के हिसाब से क्वांटिटेटिव डायमेंशन को कैटेगराइज कर देना, ये होता है सीरिएशन। चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड दैट बी कैन बी ग्रेटर देन ए बट स्मॉलर देन सी। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में भी, रीजनिंग में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। रीजनिंग में जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी, सॉरी बी इज ग्रेटर देन ए बट स्मॉलर देन सी, ऐसा। तो बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्योंकि बच्चों में ये अभी ये सीरिएशन की कॉन्सेप्ट अभी उनमें डेवलप नहीं है, इसके कारण नहीं आता। द चाइल्ड में ऑल्सो मेक मेंटल इन्फ्रेंसेस, अ स्किल दैट इज नोन एज ट्रांसलेटिव इन्फ्रेंस। ये कुछ साइंटिफिक टर्म्स है, साइंटिफिक साइकोलॉजिकल टर्म्स है। ट्रांसलेटिव इन्फ्रेंसेस, एन स्टैंड फॉर न्यूमरेशन, बिगिन टू कॉम्प्रीहेंड द सीक्वेंस ऑफ नंबर। न्यूमरेशन मतलब जो नंबर्स वगैरह को एक तरीके से उनका सीक्वेंस को समझने में इनकेपेबल होना। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड विल कम टू अंडरस्टैंड द ग्रुप ऑफ 6 इज मेड अप ऑफ 3 सब ग्रुप्स ऑफ 2। फिर आता है लास्ट चीज लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन में क्या आता है हमारा,
अप्लाई टू कंक्रीट प्रॉब्लम्स, मतलब सिंपल प्रॉब्लम्स में लॉजिकल ऑपरेशन, जो हमारे अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं बेसिकली, जिसको कहते हैं अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स, इनको कहते हैं लॉजिकल प्रॉब्लम्स। डिस्प्ले मोर इफेक्टिव स्पेशल रीजनिंग। फिर आता लास्ट चीज हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती हमारी 12 टू अबव ईयर्स एडोलसेंस, जिसमें बच्चे एक तरीके से प्रौढ़ हो जाते हैं। सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाइपोथेटिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड डिडक्टिव थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये सभी आते हैं किसमें? सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाइपोथेटिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डिडक्टिव थॉट एंड डिसीजन मेकिंग, ये सभी आते हैं हमारे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जैसे मैं बताऊं कि बच्चों में एक हाइपोथेटिकल रीजनिंग डेवलप हो जाती है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब किसी चीज को एब्स्ट्रैक्ट सोचना, एब्स्ट्रैक्टली सोचना उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। डिडक्टिव थॉट और डिसीजन मेकिंग, मतलब बच्चों में एक तरीके से जजमेंट वगैरह की कैपेबिलिटी आ जाती है, डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी आ जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ये होती है 12 टू अबव ईयर्स। तो उम्मीद है आपको ये सारी स्टेजेस क्लियर हो गई होंगी। इनका जो मैंने बता दिया दोबारा बता देता हूँ, इनका एज जैसे 2 to 7 ईयर्स होती है प्री ऑपरेशन, इनका एज रेंजेस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं। बाकी कंक्रीट ऑपरेशन में इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा कुछ एग्जाम्स में, इसमें आपको क्विक ओवरव्यू रखना है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर्मल ऑपरेशन के ये चारों चीज़ें आपको बिल्कुल क्रैम कर जाइए, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ के क्रैम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, चार ही आते हैं एक तरीके से। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में इनका क्या इम्प्लीकेशन होता है। पियाजेस थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट कैन बी अप्लाइड टू टीचिंग एंड लर्निंग। पियाजे की थ्योरी होती है कोग्निटिव डेवलपमेंट की, इनको टीचिंग और लर्निंग में अप्लाई किया जा सकता है। द इंस्ट्रक्शन एंड कंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी कंसिस्टेंट विद द लर्नर डेवलपमेंटल स्टेजेस। ये जो कंटेंट और इंस्ट्रक्शन होते हैं इनको कंसिस्टेंट मतलब एक साथ रखना चाहिए लर्नर की डेवलपमेंटल स्टेजेस के अनुसार। डिस्कवरी लर्निंग आती है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर टू एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट, thereby encouraging new understanding. Teacher provide a rich variety of activities designed to promote exploration and discovery, including art, puzzle, table, dress up clothing, and these all things. मतलब बच्चे की एक तरीके से एक्सप्लोरेशन हो जाती है, डिस्कवरी की एक्सप्लोरेशन हो जाती है कि वो अपने आर्ट को, अपनी कला को, पजल्स को, टेबल गेम्स को, ड्रेस अप क्लोथिंग, ये सारी एक्टिविटीज को एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेता है। किसकी मदद से? पियाजे की थ्योरी की मदद से। टीचर इंट्रोड्यूस एक्टिविटीज दैट बिल्ड ऑन चिल्ड्रन करंट थिंकिंग, बच्चे एक तरीके से उन एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे बच्चे की करंट थिंकिंग को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। चैलेंजिंग देयर इनकरेक्ट वेज ऑफ व्यूइंग द वर्ल्ड, शिक्षा के क्षेत्र में ये शिक्षकों के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके कारण जो शिक्षक होते हैं अपनी करंट थिंकिंग को और जो उनके जो पुराने ऑब्सोलीट मेथड्स हैं उनको वो चेंज कर सकते हैं। Piaget's theory assumed that all children go through the same sequence of development but at different. पियाजे का ये मानना था कि बच्चे जो होते हैं वो सेम सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं, कि पहले प्री ऑपरेशन, फिर कंक्रीट ऑपरेशन, फिर फॉर्मल ऑपरेशन, मतलब वही अपना जो इनके स्टेजेस होती हैं, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन, ये सारी स्टेजेस को एक तरीके से स्टेप वाइज सीक्वेंस में डेवलप करते हैं, बट रेट उनका डिफर करता है, मतलब किस रेट से वो डेवलप करेंगे वो वेरी करेगा। देयरफॉर टीचर में मस्ट प्लान एक्टिविटीज फॉर इंडिविजुअल चिल्ड्रन एंड स्मॉल ग्रुप, नॉट जस्ट फॉर द होल क्लास। इसलिए शिक्षकों को ये जरूरी होता है कि पूरी क्लास के लिए कैसे प्लान डेवलप करें। क्लासरूम लर्निंग शुड बी स्टूडेंट सेंटर्ड, और जो क्लासरूम लर्निंग है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, एंड अकम्प्लिश थ्रू एक्टिव लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग एंड इंडिविजुअल लर्निंग, इन लर्निंग को ध्यान में रखते हुए। द रोल ऑफ अ टीचर इज टू फैसिलिटेट लर्निंग, टीचर का एक रोल होता है कि लर्निंग को फैसिलिटेट करना, रेदर देन डायरेक्ट ट्यूशन के बजाय। द फोकस ऑफ टीचर शुड बी ऑन द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड थिंकिंग, और बच्चों का एक तरीके से फोकस ये होना चाहिए, टीचर का फोकस ये होना चाहिए बच्चों की थिंकिंग पे, नॉट जस्ट द एंड प्रोडक्ट ऑफ द टास्क, ना कि सिर्फ एंड प्रोडक्ट ऑफ द टास्क पे। According to Jean Piaget, the most important characteristics of a teacher are providing students with appropriate learning experience and materials that encourage to them to think more critically. स्टूडेंट्स को ये प्रोवाइड करना चाहिए कि लर्निंग एक्सपीरियंस अप्रोप्रिएट होने के लिए और थिंकिंग और मटेरियल से वो ज़्यादा क्रिटिकल थिंकर बन सके। अ टीचर शुड बी फ्लेक्सिबल एज इट इनेबल्स देम टू रिस्पॉन्ड टू वैरायटी ऑफ स्टूडेंट एबिलिटीज। अ टीचर को हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए as it enables them to respond to a variety of student abilities, requirements, and interest.
A teacher should be mobile. मोबाइल का मतलब वो वॉक अराउंड रहना चाहिए, मतलब ऐसे स्टैटिक पोजीशन में नहीं होना चाहिए क्लास में। एज इट हेल्प्स इन प्रोमोटिंग एंड मेंटेनिंग एंगेजमेंट, जिससे वो एंगेजमेंट रहे, एक तरीके से अपनी क्लास में एंगेज रहे, व्यस्त रहे। अ टीचर शुड बी एक्ट एज फैसिलिटेटर, ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि टीचर का काम फैसिलिटेटर का होना चाहिए एक तरीके से। एंड असेस द चिल्ड्रन एजुकेशनल प्रिपेयर्डनेस एंड इंश्योर दैट शी इज इन अ सेटिंग दैट मीट्स देयर नीड्स। तो ये तो हुई प्याजेस थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अब इसको प्याजेस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया। क्रिटिसाइज मतलब इसको एक तरीके से आलोचना भी की है प्याजे थ्योरी की। कैसे की है? प्याजे मिस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। प्याजे की थ्योरी में सोशल एनवायरनमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया गया। एंड कल्चर ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और संज्ञानात्मक विकास के बारे में, कल्चर के बारे में कुछ नहीं बताया गया संज्ञानात्मक विकास में। बिकॉज ही वॉज सो फोकस्ड ऑन द यूनिवर्सल स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि उनको ये माना जाता है कि उनका सारा ध्यान बस कैटेगराइज करने में था। किसको? कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। एंड बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, और बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के बारे में ही बताया उन्होंने सर। हिज थ्योरी इज नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। उनकी थ्योरी इस बात पे बेसिस नहीं थी कि बच्चों के जो डिफरेंट कल्चर होते हैं उसको उन्होंने कोई भी फोकस नहीं दिया, उस बात पे कोई लाइट नहीं डाली उन्होंने। प्याजे अंडर एस्टिमेटेड द एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज ही यूज डिफिकल्ट टास्क ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट। प्याजे ने अंडर एस्टिमेट किया बच्चों की एबिलिटीज को, कैपेबिलिटी को, क्योंकि डिफिकल्ट टास्क ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट। मतलब उन्होंने पहले ही अपने जो इनकी एक्टिविटीज वगैरह कराई थी बच्चों पे, उन्होंने इतने मुश्किल टास्क दे दिए बच्चों के लिए कि बच्चों को मौका ही नहीं मिला अपने जैसे टास्क को ढंग से और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का। Piaget's view of cognitive change focus on large changes in thinking that occur as a result of equilibration in the process of adaptation and organization that accompany it. बट इट इज अनक्लियर व्हाट द चाइल्ड डज टू इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम प्रोसेस में भी उनका एक तरीके से लिमिटेशन ही था। इस थ्योरी डज नॉट गिव द रिक्वायर्ड अटेंशन टू सोशल प्रोसेसेस दैट इन्फ्लुएंस कॉग्निशन। उनकी थ्योरी किस बात पे ज़्यादा अटेंशन नहीं देती थी? सोशल प्रोसेसेस पे दैट इन्फ्लुएंस कॉग्निशन, मतलब कॉग्निशन के बारे में तो बता दिया, लेकिन वो सारा कल्चर उनका यूनिवर्सल स्टेजेस के बारे में बताया, लेकिन सोशल के साथ प्रोसेसेस उनको कैसे प्रभावित करती है उसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं बताई। Piaget's theory and task could not be completely explained cognition among people from different contexts, मतलब उनकी जो थ्योरी थी वो अलग अलग कंटेक्स्ट को कैसे रिलेट करती है वो उन्होंने नहीं बताया। सिर्फ एक ही दिया, दो चीज़ों को ही इन्वॉल्वमेंट किया उन्होंने अपनी इसको समझाने में। सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसेस आर टीचर, रिफ्लेक्स एक्शन, इंटीमेट बिहेवियर, प्री ऑपरेशन स्टेज, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इरिवर्सिबिलिटी। ये सारी एक तरीके से इन्होंने बताया कि इनमें ये चीज़ें बताई इन्होंने, ये सारी चीज़ें इन्होंने कवर किया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्रिटिक्स ऑफ प्याजे थ्योरी। तो ये आज की हमारी क्लास थी लर्नर्स। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही फ्री एजुकेशनल वीडियोस डालता रहता हूँ जिससे मैक्सिमम बच्चों का बेनिफिट हो सकता है। थैंक यू। Keep sharing the channel. I will also get motivated, and I will also keep on uploading more videos. Thank you. Have a nice day.